नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं अनीता। ये रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। तो कोरोना की रफ्तार एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। देश में कोरोना के नए केस 6000 के पार चले गए हैं। हालात की गंभीरता को समझते हुए आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। पूरी डिटेल्स के साथ समीर दीक्षित जुड़े हैं। देश भर में कोविड ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में 6000 से ज्यादा नए कोविड के मामले सामने आए हैं। जिस गति से ये मामले बढ़ रहे हैं उससे सरकार चिंतित है, अलर्ट मोड में है और अब एक्शन में भी नजर आ रही है। यही वजह है कि आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुखिया हैं उनके साथ में अहम कोविड को लेकर के समीक्षा बैठक करी है। और इसके बाद में बड़ी बातों पर जिस पर फोकस बनाने के लिए कहा गया है, सबसे पहली बात यह है कि राज्य अपने स्तर पे कोविड टेस्टिंग और साथ ही साथ जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाने की बात कही गई है। इस पर फोकस बनाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही साथ 11 और 12 अप्रैल को पूरे देश भर में जो हेल्थ प्रिपेयर्डनेस को जांचने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी और इस मॉक ड्रिल में सभी राज्य के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको साथ में बने रहने की अपील भी केंद्र की तरफ से की गई है। एक और बात का यहाँ पर जोर दिया गया इस बैठक में कि 8 और 9 अप्रैल को सभी राज्य अपने स्तर पे ये जांचे कि हेल्थ प्रिपेयर्डनेस की क्या तैयारियां हैं। जिलाधिकारी और राज्य के जो स्वास्थ्य अधिकारी है वो साथ मिलकर के जांचें कि कोविड को लेकर के स्वास्थ्य सेवाएं कितनी तैयार हैं। तो कुल मिलाकर के टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने, जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाने और वैक्सीनेशन कवरेज को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो इस वक्त पूरे देश भर में जो एक्टिव कोविड केसेस की संख्या है वो 25,000 26,000 का आंकड़ा पार कर गई है। यही वजह है कि सरकार लगातार अपील कर रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह कि कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है, जो नियम है, उनका पालन नागरिक करते रहें। ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। गैस की कीमतों को लेकर बनाई गई पारिक कमेटी की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने घरेलू नेचुरल गैस की कीमत तय करने के नए फॉर्मूले को कैबिनेट ने मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले के बाद सीएनजी और पीएनजी के दाम कम हो सकते हैं। गैस की प्राइसिंग से संबंधित 2014 की गाइडलाइंस में आज संशोधन किया गया और हमारे उपभोक्ताओं पर बोझ ना पड़े तो इसकी परिस्थितियों को देखते हुए जो बदलाव किया, इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था और एक्सपर्ट कमेटी ने जो अपने सुझाव दिए हैं उसी के आधार पर संशोधन है। पहला ये है कि डोमेस्टिक गैस के प्राइस अब इंटरनेशनल हब गैस के प्राइस के जगह, जो उसमें बदलाव किया, उसकी जगह अब इंपोर्टेड क्रूड के साथ लिंक कर दिया गया है और डोमेस्टिक गैस का प्राइस यानी कि डोमेस्टिक गैस का दाम अब इंडियन क्रूड बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय प्राइस का 10% होगा। मान लीजिए अगर 85% दाम है क्रूड का तो उसका 10% $8.5 होगा और ये अब हर महीने तय किया जाएगा, हर 6 महीने में तय नहीं होगा। दूसरा, इसकी फॉर्मूला से जो निर्धारित हमने किया है कि एक फ्लोर प्राइस गैस का, जो गैस प्राइस का है, एक फ्लोर और सीलिंग, ये दोनों ही तय होंगी। फ्लोर को $4 रखा गया है और सीलिंग को $6.5 रखा गया है। इससे उपभोक्ता भी बचे रहेंगे और हमारी इंडस्ट्री भी बची रहेगी। और इस खबर पर डिटेल्स के साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, आपकी खबर पर मुहर लगी है, पूरी डिटेल्स जानना चाहेंगे। देखिए, कैबिनेट ने डोमेस्टिक नेचुरल गैस की कीमतों को निर्धारण के लिए नए प्राइसिंग फॉर्मूले को मंजूरी दी है। दरअसल कैबिनेट ने कैबिनेट पारिक कमेटी की सिफारिशों के कुछ हिस्से को मंजूर किया है, जिसके हिसाब से जो नॉमिनेटेड फील्ड से गैस निकल रही हैं, खासकर ये फील्ड जो है ओएनजीसी, ओआईएल जैसी कंपनियों के हैं, ये एपीएम गैस हैं, उसकी कीमतों के लिए नए फार्मूले को मंजूर किया गया है। कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है उसके हिसाब से अब जो गैस की कीमतें हैं वो हब फार्मूले के बजाय क्रूड के इंपोर्टेड वैल्यू के 10% प्राइसिंग के हिसाब से गैस की कीमतें तय होंगी। साथ ही साथ अब एपीएम गैस की कीमतें जो है वो हर 6 महीने के बजाय हर महीने निर्धारित होंगी, यानी कि इसकी समीक्षा अब हर महीने के हिसाब से की जाएगी। इसके अलावा उन सिफारिशों को भी मान लिया गया है जिसके हिसाब से एपीएम गैस के लिए
जो फ्लोर प्राइस है वो $4 पर MMBTU है, जबकि जो सीलिंग प्राइस होगी वो $6.5 पर MMBTU होगी। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये सीलिंग प्राइस है $6.5 पर MMBTU की, इसमें 2 साल तक कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन 2 साल के बाद इसमें हर साल $0.25 पर MMBTU की बढ़ोतरी होगी। हालांकि किरीट पारिक ने अपनी सिफारिशों में, कमेटी ने सिफारिशों में ये कहा था कि इसमें हर साल $0.50 पर MMBTU की बढ़ोतरी की जाए, पर कैबिनेट ने इसमें कुछ कटौती की है। इसके अलावा जो भी कंपनियां ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करेंगी नॉमिनेटेड फील्ड से, उन्हें 20% का इंसेंटिव्स भी जो है वो देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का आकलन ये कहता है कि जो कंज्यूमिंग इंडस्ट्री है, खासकर CGD, फर्टिलाइज़र, LPG, पावर, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर CNG PNG कंज्यूमर की बात करें तो सीधे तौर पे सरकार का ये आकलन कहता है कि जो रिटेल प्राइसेस हैं उसमें 10% की कमी जो है वो देखने को मिलेगी। एक और अहम मसला इसमें यह है कि ये जो बदलाव किया गया है वो 2014 के फार्मूले में किया गया है, जो कि सिर्फ APM गैस से संबंधित है। यानी कि डिफ़िकल्ट फील्ड से जो गैस निकल रहे हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, उस फार्मूले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये अभी भी पहले की तरह रहेंगी। पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने कहा है कि आज किसी भी समय एक नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा और कल से नई कीमतें लागू हो जाएंगी। और किरीट पारिक कमेटी की रिपोर्ट पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद हमने किरीट पारिक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अब $4 पर मिलियन BTU जो हमने प्राइस की है, वो इट विल कवर द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जो गैस निकाल के खर्चा आता है। फॉरगेट अबाउट इन्वेस्टमेंट, बट जो निकालने का खर्चा आता है, इसके हिसाब से ये दैट ONGC and OI will get adequate return on that. एंड अपर सीलिंग हमने इसी तरफ से फिक्स की है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत बहुत नीचे जाए, सपोज इट बिकम्स $2 प्रति मिलियन BTU अमेरिका में है, तो इसको यहाँ लाने के लिए पहले तो इसको लिक्विफाई करना होगा, फिर टैंकर में भरना होगा, वो शिप आएगा, फिर शिप यहाँ को खाली करके इसको रीगैसिफाई करना है। ये सब की कॉस्ट, लैंडेड गैस, रीगैसिफाइड गैस की कॉस्ट $6.5 से कम नहीं होगी। तो इसके हिसाब से हमने अपर सीलिंग वो बताई है। तो इसके और ये दोनों प्राइस की जो रेंज है, इस रेंज में पाइप नेचुरल गैस जो हम कंज्यूमर्स को देते हैं, हाउस होल्ड कंज्यूमर्स कंजम्स के लिए, अर्बन कंज्यूमर्स को, वो ये उनका जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG जो सिलेंडर्स में आता है, इससे उनकी कीमत कम रहेगी। सिमिलरली ये जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को दे रहे हैं, क्योंकि हमको अर्बन एयर पोल्यूशन कम करना है, तो इसके लिए ये भी ऑल्टरनेटिव डीजल व्हीकल के कॉस्ट के कम मुताबिक कंपैरिजन में वो कम रहेगा। तो प्राइस हमने इसे फिक्स किया है कि तो यूजर्स विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। वित्त मंत्रालय ने पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने का आदेश जारी कर दिया है। ये कमेटी NPS में बदलाव की जरूरत की स्टडी करेगी। कमेटी इसमें बदलाव की सिफारिश भी कर सकती है। पूरी खबर के साथ प्रकाश जोड़ रहे हैं। जी प्रकाश, क्या डिटेल्स है इस बारे में आपके पास? देखिए, वित्त मंत्री ने फाइनेंस बिल पेश करते हुए ये घोषणा की थी कि सरकार NPS का जो मौजूदा सिस्टम है उसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन करेगी। अब उससे संबंधित जो ऑर्डर है वो वित्त मंत्रालय ने जारी कर दिया है, जिसके हिसाब से 4 सदस्यों की कमेटी होगी, जिसके चेयरमैन फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे। इस कमेटी में PFRDA के मेंबर भी शामिल होंगे। मकसद ये है कि जो मौजूदा NPS सिस्टम है उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं, उसको किस तरीके से और आकर्षक बनाया जा सकता है, इससे संबंधित सिफारिशें जो हैं वो कमेटी देंगी। जो टर्म्स एंड रेफरेंस कमेटी का है उसके हिसाब से जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसमें किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं, इसकी फिजिबिलिटी ये कमेटी देखेगी। साथ ही साथ ये
भी देखेगी कि जो भी सिफारिशें की जाए वो फिस्कल प्रूडेंस को ध्यान में रखा जाए, यानी कि उसकी वजह से ज़्यादा आर्थिक बोझ जो है वो सरकार के ऊपर ना आए और साथ ही साथ एनपीएस सिस्टम को ज़्यादा आकर्षक भी बना लिया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि रिकमेंडेशन सौंपने से पहले जो राज्य सरकारें हैं उनसे भी चर्चा की जाएगी और एक वाइडर कंसल्टेशन के बाद कमेटी अपनी सिफारिशें जो हैं वो सरकार को सौंपेगी। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई टाइम फ्रेम तय नहीं किया गया है, कोई टाइमलाइन तय नहीं किया गया है कि आखिर कब तक कमेटी अपनी सिफारिशें जो हैं वो सरकार को सौंपेगी। लेकिन हाँ, सरकार ने पहल ज़रूर कर दी है। इसके राजनीतिक महत्व भी हैं, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई अपोजिशन पार्टियों की सरकारों ने राज्यों में पुराने पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया है। ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव भी था कि वो कैसे उसका तोड़ निकाले। लिहाजा अब ये फैसला किया गया है कि एनपीएस के मौजूदा स्ट्रक्चर में ही बदलाव किया जाएगा। हालांकि हमारे सोर्स इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि सरकार इस बात के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लागू करे। जी, आरबीआई ने अनुमान के उलट ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट बिना बदलाव के 6.5% रखा गया है। आरबीआई के फैसले की बड़ी बड़ी बातों को आसान शब्दों में समझा रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को इस बार अनचेंज रखा है और साथ ही साथ जो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन है वो जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर आरबीआई गवर्नर ने एक चीज़ एकदम साफ की कि ये जो पॉज है वो सिर्फ इस पॉलिसी के लिए है और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट वॉर है वो कंटिन्यू रहेगा। वहाँ पर वो लड़ाई जारी रहेगी जब तक मीडियम टर्म में इन्फ्लेशन को टारगेट तक पहुँचा नहीं दिया जाता। इस बार के जो इन्फ्लेशन टारगेट की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी कटौती ज़रूर की है, 5.3% से घटाकर 5.2% के टारगेट पर ले आए हैं। और साथ ही साथ ये भी मेंशन हुआ पॉलिसी स्टेटमेंट में कि जो वैश्विक लेवल पर जो स्थिति है अब थोड़ी बेहतर हुई है। हालांकि इन्फ्लेशन के लिए जो वॉर है वो बार बार स्पेसिफाई किया गया है कि वो कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा कुछ कंज्यूमर सेंट्रिक अनाउंसमेंट्स भी किए गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर की तरफ से। इसमें जो एक अनक्लेम डिपॉजिट्स की जो समस्या थी डिपॉजिटर्स की, वहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश की गई है और इसके लिए एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा जिसमें डिपॉजिटर्स अलग अलग बैंक्स के अपने अनक्लेम डिपॉजिट्स को वहाँ पर सर्च कर पाएंगे और बाद में उनको क्लेम भी कर पाएंगे। इसके अलावा जो प्री सैंक्शन क्रेडिट होता है बैंक्स के लिए, वहाँ पर यूपीआई का यूज़ होगा। अभी तक यूपीआई का यूज़ आपको याद होगा रुपए क्रेडिट कार्ड तक सीमित था और अब इसको और इन्हेंस करने की कवायद की जा रही है। और साथ ही साथ जो क्रेडिट डेटा वाली कंपनीज हैं जो आपको असाइन करते हैं कि कितना आपका स्कोर है, वहाँ पर भी जो ग्रीवेंस रेड्रेसल है उसको सुदृढ़ करने की आगे प्रक्रिया शुरू होगी और वहाँ पर भी कई सारे अनाउंसमेंट्स किए गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से। और अब बात करते हैं चौथी तिमाही के बिजनेस अपडेट की। तो टाइटन और टाटा मोटर्स जेएलआर ने अपने बिजनेस अपडेट जारी कर दिए हैं। दोनों कंपनियों के बिजनेस अपडेट बताने के लिए अंकिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंकिता, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि टाइटन के Q4 अपडेट्स कैसे रहे हैं? टाइटन भी अपने Q4 अपडेट्स के साथ बाहर आया है और इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जो इनकी कंपनी है उन्होंने एक और क्वार्टर में हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ है अक्रॉस उनके सारे सेगमेंट्स देखी है। रेवेन्यू देखा जाए तो वो ग्रो किया है 25% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस और ये एड हुआ है बाय हायर ग्रोथ कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम वॉचेस एंड वेयरेबल्स एंड इमर्जिंग बिजनेसेस। कंपनी जो है वो हेल्दी प्रोग्रेस कर रही है रिटेल स्टोर एक्सपेंशन में बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। आइए इनको देखते हैं सेगमेंट वाइज इनका क्या ब्रेकअप रहा है। जो ज्वेलरी डिवीजन है उसने क्लॉक इन किया है 23% ग्रोथ ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। जो ज्वेलरी ग्रोथ है वो जनरली वाज लेड बाय इंक्रीज इन टिकट साइज एंड बायर ग्रोथ की वजह से ये आई है। वॉचेस और वेयरेबल्स को देखें तो उन्होंने रजिस्टर किया है 41% ग्रोथ ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। वॉचेस और वेयरेबल सेगमेंट जो है उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है, मेनली लेड बाय जो एनालॉग वॉच सेगमेंट है उसकी वजह से इस सेगमेंट में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली हमें। और जो आई केयर डिवीजन है उसने रिकॉर्ड किया है हेल्दी सेल्स ग्रोथ ऑफ 22% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। और इमर्जिंग बिजनेस जो है इनका उन्होंने रिकॉर्ड किया है अ सेल्स ग्रोथ ऑफ 82% ग्रोथ ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ओवरऑल टाइटन के क्वार्टरली अपडेट्स काफ़ी अच्छे रहे। Q4 में जेएलआर का प्रदर्शन कैसा रहा है? कंपनी ने अभी तक क्या अपडेट दिए हैं?
सीजन इज अपॉन अस और अब JLR के जो Q4 अपडेट्स आए हैं उनके रिजल्ट्स आने से पहले और नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। JLR का जो सेल्स है वो फोर्थ क्वार्टर के लिए राइज करता हुआ हमें नज़र आया और इसका रीज़न है रिकवरी इन द चिप सप्लाई। और JLR जो एक्सपेक्ट कर रहा है अपना रिजल्ट्स Q4 रिजल्ट्स, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन Q4 अपडेट्स दिए हैं। अपने जो फ्री कैश फ्लो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो अराउंड 800 मिलियन पाउंड्स का है, पॉजिटिव है Q4 में। जो फ्री कैश फ्लो जो पहले Q3 FY22 में था वो था 419 मिलियन पाउंड्स का और ये इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है हमको। ओवर 500 मिलियन पाउंड्स का जो पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो है वो पूरे साल के लिए होगा। और जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स थे कैश बैलेंस के वो ओवर 3.7 बिलियन पाउंड्स का है और जो इनका नेट डेट है वो अराउंड 3 बिलियन पाउंड्स का रहेगा ना। होलसेल की तरफ अगर हम देखें तो होलसेल वॉल्यूम्स जो थी वो फोर्थ क्वार्टर के लिए वो 94,649 यूनिट्स की थी, जो कि अप है 19% ऑन क्वार्टर बेसिस और 24% ऊपर है ये ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। ज्योग्राफी वाइज इनकी परफॉर्मेंस अगर देखें हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ओवरसीज बिजनेस 62% रहा, यूके का 24%, यूरोप से 22%, चाइना से 17% और नॉर्थ अमेरिका से 2% का बिजनेस हमें देखने को मिला। अब हम आते हैं रिटेल सेल्स पे ना। इनकी जो रिटेल सेल्स थी Q4 के लिए वो 1,02,889 यूनिट्स की रही, जो कि अप है 21% ऑन क्वार्टर बेसिस और 30% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ना। जो FY23 था उनकी जो होलसेल्स वो 9% पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऊपर थी, लेकिन जो रिटेल सेल्स थी वो 6% डाउन थी ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस ना। रेंज रोवर स्पोर्ट प्रोडक्शन वॉल्यूम्स थे वो भी अप रहे 18% ऑन क्वार्टर बेसिस टू 32,950 यूनिट्स। और इनका जो डिफेंडर होलसेल वॉल्यूम थी वो ऊपर आई है उनकी 16% से ऑन क्वार्टर बेसिस, क्योंकि इसका रीज़न ये था क्योंकि JLR जो है वो कंटिन्यू कर रहा है अपनी थर्ड शिफ्ट में ऑपरेट करने में एट देयर निट्रा प्लांट और इसी के चलते डिफेंडर होलसेल्स की वॉल्यूम भी 16% क्वार्टर बेसिस पे ऊपर आई हैं। अगर हम इनके ऑर्डर बुक की तरफ देखें तो जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है विद अबाउट सम 2 लाख क्लाइंट ऑर्डर्स और इनका जो 15,000 लोअर रहा इनका जो क्वार्टर बेसिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हायर रिटेल जो रही है क्वार्टर बेसिस पे, उसकी वजह से रेंज रोवर स्पोर्ट्स एंड डिफेंडर डिमांड जो है वो कम से कम 76% ऑफ इनकी ऑर्डर बुक को कंप्राइज करता है। तो ये थे JLR के क्वार्टरली अपडेट्स जो कि काफ़ी रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। तो इन कंपनियों के Q4 अपडेट्स तो बहुत अच्छी रही हैं। शुक्रिया अंकिता इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। गेहूं की फसल को लेकर थोड़ी राहत की खबर है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि बेमौसम बारिश से देश में गेहूं के फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उनका मानना है कि गेहूं उत्पादन लक्ष्य के मुताबिक 1120 लाख टन रहने की संभावना है। वहीं 342 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद का भी अनुमान है। तो ये जो पिछले 10-15 दिन में बारिश की जो सिचुएशन हुई है उसके चलते हमें रिपोर्ट्स हैं कि कुछ क्षेत्र हैं पंजाब के और हरियाणा के जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन लॉस एंटिसिपेटेड है। सो हमारी टीम्स अब वहाँ पे गई हुई हैं और बाकी स्टेट्स से भी हमने रिपोर्ट्स ली हैं कि स्टेट्स का कितना अनुमान है प्रोडक्शन लॉस का। और हमारा जो कल डिस्कशन हुआ विद द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जो उभर के आ रहा है कि थोड़ा बहुत लॉस नेग्लिजिबल अगर कहें तो लॉस हमारा एक्सपेक्टेड है प्रोडक्शन का फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, क्योंकि जो बाकी एरिया हैं जहाँ पे इसका मौसम का प्रभाव नहीं हुआ है, जो पिछले 15 दिन में बारिश हुई है, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर्स कम रहे हैं पिछले 10-15 दिनों में और आगे आने वाले दिनों में भी कुछ ज़्यादा टेम्परेचर होने की संभावना नहीं है, मोर देन व्हाट इज़ नॉर्मल। तो वहाँ पे ईल्ड बढ़ने की संभावना है। और जो लेट सोन वैरायटीज़ हैं यूपी में और बिहार में, वहाँ पे भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है जो लो टेम्परेचर्स रहे हैं। तो ओवरऑल जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्रोडक्शन जितना हमने एंटिसिपेट किया था 112 मिलियन टन, उसके आसपास ही रहेगी, कोई मेजर शॉर्टफॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। और हमारा जो प्रोक्योरमेंट का टारगेट था 342 लाख टन, हमारा जो अनुमान है, कल हमारा डिटेल में हमारी इसकी ऊपर बात हुई और हमारा ये अनुमान है कि जो 342 लाख टन हमारा टारगेट था उसको अचीव करने में कुछ खास काम को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
इधर दूध उत्पादन स्थिर रहने से आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए भारत मक्खन और घी जैसे डेयरी उत्पादों का इंपोर्ट कर सकता है। 2011 में आखिरी बार इन उत्पादों का आयात किया गया था। क्या है पूरी खबर, जानते हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन से। देखिए, सरकार ने तकरीबन एक दशक के बाद ये फैसला किया है कि वो इंपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के संकेत दिए गए हैं, लेकिन अब पूरी तरह से देखा जाएगा कि किस तरह की सप्लाई की स्थिति रहती है, स्टॉक की स्थिति क्या रहती है, उसके बाद ही ये आखिरी फैसला होगा। क्योंकि कई सारे ऐसे तबके हैं जिनकी तरफ से इसका विरोध भी हो रहा है। खुद शरद पवार ने भी सरकार को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि इससे जो इस कारोबार से जुड़े, पशुपालन से जुड़े कारोबार से जुड़े लोग हैं, उनकी इनकम कम हो जाएगी। लेकिन सरकार को भी देखना है, क्योंकि एक तरफ तो सप्लाई कम हो रही है, दूसरी तरफ दाम अगर पिछले 15 महीने में आप देखेंगे तो दूध के दाम 12 से 15% बढ़ गए हैं। लेकिन यहाँ पर स्किम मिल्क के स्टॉक की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है डेयरी प्रोडक्ट्स में तो मक्खन और घी की, जिसका स्टॉक 36,000 टन फरवरी के महीने में हो गया था इस साल, जबकि पिछले साल फरवरी में महीने में मक्खन और घी का जो स्टॉक था वो 75,000 टन था। तो एक बड़ा गैप था। तो उसे फिल करने के लिए सरकार जो हाई एंड प्रोडक्ट्स है उसके डेयरी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट की तैयारी कर रही है। अगर भारत की बात करें अगर दूध उत्पादन में, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। दुनिया में कुल दूध उत्पादन में 24% हिस्सेदारी भारत करता है। लेकिन कोविड के बाद हुआ क्या, एक तो उत्पादन उस तरह से बढ़ोतरी नहीं हो पाई, उसके बाद लंपी डिजीज आने से कई सारे मवेशियों की एक मौत के बाद जो उत्पादन था वो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन डिमांड अगर आप पिछले एक साल में देखें तो 8% तक बढ़े हैं, लेकिन उसके मुकाबले दूध का उत्पादन देश में सिर्फ 1 से 2% बढ़ा है। तो यही वजह है कि जो एक दिक्कत, जो एक गैप जो क्रिएट हो गया डिमांड सप्लाई का, उसको पूरा करने के लिए सरकार चाह रही है कि कैसे भी इस गैप को क्रिएट किया जाए। हालांकि अब देखेंगे, क्योंकि गर्मियों के सीजन में आमतौर में प्रोडक्टिविटी भी मवेशियों की कम हो जाती है, तो दूध की मात्रा क्या रहती है, साउथ साइड की स्थिति क्या रहती है, उसके बाद सरकार अंतिम फैसला लेगा। क्योंकि कई सारे तबकों की तरफ से विरोध भी किया जा रहा है और उनका यह भी कहना है कि स्किम्ड जो मिल्क है उनके स्टॉक की दिक्कत नहीं है। ऐसे में देखते हैं क्या फैसला, फाइनल फैसला क्या आता है। अभी तो सिर्फ संकेत मिले हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के नियमों को नए आईटी रूल्स के तहत नोटिफाई कर दिया है। इसमें सट्टेबाजी की इजाजत नहीं होगी। ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऑनलाइन गेम सेल्फ रेगुलेटरी संस्थाओं के तहत संचालित होंगे। इसके लिए एक फ्रेमवर्क तय किया गया है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने। Question would be online gaming rules, the new framework. In a layman term, how one can define that it is going to be permissible, this particular online game is going to be permissible, whereas other is not? No, look, the online gaming industry and Indian startups in the online gaming industry this is a very big opportunity for them. और इंडिया के हिस्ट्री और कल्चर में गेमिफिकेशन के लिए काफ़ी सारे many stories and many opportunities, and we think, the government of India thinks that many startups, many young Indians can see this as a big opportunity. However, in the last few months and years, there have been some controversy created around online gaming through multiple states trying to regulate it, then courts had intervened. And so there was a lot of confusion and uncertainty around the online gaming ecosystem, which today we have set to rest after almost 90 days of extensive consultation. We have laid out a framework where what type of online games will not be permitted in India are very clearly defined. Games that involve wagering, the games that are addictive, games that involve user harm will be not certified as permissible online games in India, and the responsibility of certifying permissibility or not will be with 3 SROs in the initial stage, and more SROs that will be notified by the government of India, and each of these SROs will have multi-stakeholder participation, ताकि वो बड़ा transparently एक तरह से एक बहुत ही innovative, fast-growing online gaming ecosystem खड़ा करे। सर, एसआरओ को लेकर के यही कंफ्यूजन हो रहा है कि एसआरओ में किस तरीके का पार्टिसिपेशन होगा, उसमें ऐसे कौन से लोग होंगे जो वाकई में ये पूरा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बिल्टअप करेंगे। हमने बड़ा स्पष्ट रूप से रूल्स में कहा है कि ये कंसल्टेशन में भी एक प्रश्न पूछा, लोगों ने रेज किया था, और मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये इंडस्ट्री बॉडी नहीं होगा। तो ये इस एसआरओ में
गेमर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, पेरेंट्स होंगे, बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो एक तरह से स्टेक होल्डर्स पूरे के पूरे मिलकर इस SRO के कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ को बनाएंगे और वो तय करेंगे मिलकर कि वो कौन से परमिसिबल गेम है और कौन से परमिसिबल गेम नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। टी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।